आप सबने एक दोहा जरूर सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर इसको हम संदर्भ बदल दें तो पूरी दुनिया इस वक्त पानी के संकट को लेकर या पानी की जो जरूरत है उसको लेकर जूझ रही है। और हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी राजनीति में गहरी पकड़ है, राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनको जल शक्ति मंत्रालय दिया है, क्योंकि जल में जो शक्ति है उसका दोहन करना है गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को। बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में शेखावत साहब। नमस्कार। मैंने संदर्भ इसलिए बदला कि हिंदुस्तान हो, दुनिया के कई मुल्क हो, पानी के लिए युद्ध होते हैं, लेकिन एक तरह का पानी वो भी होता है कि पॉलिटिक्स में जो पावर होता है वो भी अपने आप में कहीं वर्चस्व की लड़ाई चलती है। एक बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है, केंद्र के सामने चुनौती है, विपक्ष ही एकजुट हो गए हैं, किसानों की लड़ाई। कल साथ में लंगर खाया, किसानों की चाय जो है वो आपके नेताओं ने पी, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री हो, चाहे केंद्रीय रेल मंत्री हो, या बाकी जो आपके नेता थे वहां पर। आपको क्या लगता है कि किसानों के मामले में सरकार से कहीं चूक हो गई, या सरकार उतना भरोसा नहीं जीत पाई जितना उसको जीत लेना चाहिए था? देखिए, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि सरकार से कहीं चूक हुई है। ये जो 3 कानूनों में संशोधन या नया कानून बनाने जिसको लेकर के इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है, ये 3 कानूनों को आप केवल इन 3 कानूनों के दायरे में रख करके नहीं देख सकते। ये पूरी उस श्रृंखला का हिस्सा है जो कृषि क्षेत्र को के आमूलचूल परिवर्तन के लिए 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रारंभ किया था। और यदि इसका मूल आधार कहीं है इन सारे फैसलों का, चाहे वो कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नज़रिया बदलना हो, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच तक खेती को ले जाना हो, खेती को लाभकारी बनाना, इस सब का आधार जो है वो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के आयोग की रिपोर्ट, जिसे नेशनल फार्मर पॉलिसी का दर्जा दिया गया था, उसकी सारी रिकमेंडेशन पर आधारित है। और डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट, जिसे लागू करने के लिए किसानों ने के हर एक आंदोलन में आवाज़ उठाई गई, उसमें जो मूल बिंदु थे, पहला विषय, अगर मैं 6-7 मूल जो मेन पिलर्स है उनकी बात करूं, पहला विषय था लैंड रिफॉर्म्स का, कि भूमि सुधार देश में होना चाहिए। दूसरा विषय था इरिगेशन कवरेज बढ़ना चाहिए। तीसरा विषय था फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट होना चाहिए। चौथा विषय था खाद बीज की आपूर्ति सुनिश्चित हो, फ्री फ्लो उसका हो। पांचवा विषय था कि इन्वेस्टमेंट इनटू एग्रीकल्चर बढ़ना चाहिए। छठा विषय था कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान की फार्म इनकम पर डिपेंडेबिलिटी कम करने की आवश्यकता है, और इसके लिए अलाइड सेक्टर्स को, चाहे पशुपालन होगा, चाहे मधुमक्खी पालन होगा, चाहे मछली पालन होगा, चाहे पेड़ लगाने का होगा, चाहे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट का होगा, इन सबको स्ट्रेंथन करने और प्रमोट करने की आवश्यकता है। सातवां विषय था कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आठवां विषय था कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का एक जो है रोबस्ट मैकेनिज्म देश में बनना चाहिए। 9वां विषय था कि मार्केट रिफॉर्म्स होने चाहिए। और 10वां विषय था कि MSP लागत का 1.5 गुना मिलना ही चाहिए, 50% जोड़ करके मिलना चाहिए। आज जितनी विपक्षी पार्टियां और जो भी तथाकथित राजनीतिक दल इस बात का विरोध कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2006 में स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तब 6 से लेकर के 14 तक उनका शासन था, तब उन्होंने इनमें से कितने विषय पर, ये एक वर्टिकल है, इसके सब जो है सेक्शंस और हो सकते हैं, इनमें से कितने विषय पर क्या काम किया था? और दूसरी तरफ ये माननीय मोदी जी की सरकार है कि 2014 से लेकर के आज तक इन सारे वर्टिकल्स पर स्वामीनाथन साहब के आयोग की रिपोर्ट की मंशा के अनुरूप जितनी रिकमेंडेशंस थी, उन सब पर हमने काम किया। हर एक रिकमेंडेशन पर काम करने के क्रम में
अब वर्तमान में इन 3 कानूनों के माध्यम से मार्केट रिफॉर्म्स किए गए। आज जितनी पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, आप उठा करके देख लीजिए, उन्होंने हमेशा ही इन सारे रिकमेंडेशंस कि इनको माना जाए, इन्हें लागू किया जाना चाहिए, इसकी वकालत कहीं ना कहीं लिखित अलिखित भाषणों में सब जगह पर की है। लेकिन आज तो वो इसका फायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, भले ही वो साल में जो किसानों के खाते में एक रकम डालती है और उसके जरिए उन्होंने अपना एक आधार भी मजबूत किया था, लेकिन आज चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपके सहयोगी दल रहे हो, अकाली दल बादल, वो बैठे हुए हैं, कांग्रेस बैठी हुई है, या और भी दल हैं जो आपके विरोध में, वो सब कहते हैं कि मौजूदा सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, उद्योगपतियों की बात सुन रही है, क्योंकि वो जमीनें हड़प लेंगे। देखिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने नाम लिया, मैंने बहुत जो है सुलझे हुए शब्दों में ये कहा था कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां जो हमेशा इसकी मांग करती रही, वही आज हो जाने पर इसका विरोध कर रही, यू टर्न किया। मैं इससे आगे जाकर के बात करना चाहता हूँ। ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको जनता ने लोकतंत्र के समर में नकार दिया, या जिनकी लोकतांत्रिक जमीन खिसकती जा रही है, लोकतांत्रिक धरातल जिनका समाप्त होता जा रहा है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां नॉन इशू को इशू बना करके किसान के कंधे पर बंदूक रख करके अपना लक्ष्य साधन करना चाहती है, अपने हित आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहती है। राजनीतिक जमीन को अपनी वापस हरा करने के लिए किसान के कंधे का प्रयोग किया जा रहा है, और ये कोई नई विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसे नॉन इश्यूज़ को इशू बना करके उसके माध्यम से समाज को बांटना, मज़हब को बांटना, उनके बीच में मज़हब के आधार पर बांटना या किसी वर्ग के भेद करते हुए बांटना, और उनके माध्यम से अपनी राजनीतिक ज़मीन को वापस मजबूत करना, इसकी एक परिपाटी सी बना ली है। चाहे 370 के समय के आंदोलन को देख लीजिए, चाहे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उस समय की उनकी भूमिका को देख लीजिए, और अभी इन किसान बिलों को देख लीजिए। नॉन इशू को इशू बनाना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कानून ये था कि हमें जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से जो पीड़ित, राजनीतिक संरक्षण में पीड़ित होकर के आए हैं, सत्ता के संरक्षण के कारण से पीड़ित होकर के आए हैं, उनको नागरिकता में एक बारगी के लिए कानूनों में ढील दे करके उनको छूट दी गई थी। उसको लेकर के कैसा माहौल देश भर में खड़ा करने की कोशिश की गई। यही सारे लोग, यही वामपंथी लोग, यही जो है कांग्रेस के लोग, इनके साथ में जिन लोगों की आप बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी होगी, ये सभी, इन सब ने मिल कर के कि एक मज़हब विशेष के लोगों को देश से बाहर निकालने का षड्यंत्र, ऐसा कह करके शाहीन बाग जैसे आंदोलन देश भर में खड़ा करने की कोशिश की। ठीक वैसा ही प्रयास अभी हो रहा है। झूठ को पैदा करना, पैदा करके उसे खड़ा करना, खड़ा करके उसको चलाने और दौड़ाने का प्रयास करना, पर मुझे लगता है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। मंत्री जी, एक और जो चिंता की बात है वो ये है कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में खासतौर पर मोबाइल इंफ्रा से जुड़े हुए मोबाइल के टावर्स, करीब 1600 टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ उद्योगपतियों को जानबूझकर या आप कहें राजनीतिक कारण से, किसानों का ये आरोप है कि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को ये ज़मीनों का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आएगी तो बड़े उद्योगपति ज़मीनों को हड़प लेंगे, ये उनका डर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल अपील की है कि आप आंदोलन करिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, वो एक खतरनाक संकेत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब जानते हैं किसान आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं, पंजाब में कि कौन कौन सी ताकतें उनके सामने खड़ी हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बयान, जो उन्होंने ट्वीट करके लिखा था 2013 के साल में, कि अगर अकाली दल ने उनके द्वारा लिए गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फैसला नहीं बदला होता तो रिलायंस, जिस कंपनी का आज जिसके टावर्स को तोड़ा जा रहा है, क्षति पहुंचाई जा रही है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की होती उससे 3 लाख किसानों का भविष्य बदल जाता। जब वो करें तो ठीक, और जब सरकार, मोदी जी की सरकार कोई निर्णय ले तो उसे गलत ठहराना। जैसा मैंने कहा कि ये अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी चुनावी सरजमी को हरा करने का प्रयास है। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, मैं एक बार आपके सामने खुलासा करना चाहता हूँ। देखिए, देश में अनेक स्थानों पर
अश्योर्ड प्राइस पर किसान को खेती करना, किसान के द्वारा खेती करना, किसी प्रोसेसर द्वारा दी गई अश्योर्ड प्राइस पर या किसी एक्सपोर्टर के द्वारा दी गई अश्योर्ड प्राइस पर। मैं अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ। मेरे एक में परिचित हैं, मुझे बताया गया था जब मैं कृषि मंत्री था तब उनसे परिचय हुआ, वो अश्वगंधा रूट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग 4000 फार्मर्स उनके लिए जो है उनकी क्वालिटी पर अश्वगंधा रूट्स उगाते हैं। जो उनके लिए उगाते हैं उसकी वो अश्योर्ड प्राइस उनको देते हैं और वो ये दावा करते हैं कि उनका कोई भी वेंडर जो है वो 2 पहिया वाहन में नहीं घूमता, सब 4 पहिया वाहन में घूमते हैं। मैं ऐसे परिवार को भी देश में जानता हूँ जो जिपनीज मार्केट के लिए सब्जियां उगाते हैं, अपने खेत में भी उगाते हैं और अपने आस पड़ोस के 200-250 फार्मर्स उनके लिए उगाते हैं, उनको वो एश्योर्ड प्राइस देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देश भर में ढूंढे जा सकते हैं और आने वाले समय में हमें अपने देश में प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ अगर बढ़ानी है तो देश की सरकार ने जो है एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, उसके माध्यम से या अन्य किसी माध्यमों से भी इस तरह के कि हम किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए एक कमोडिटी की खेती करें, इसके ऊपर बल देने का प्रयास किया। लेकिन इसको लेकर के कि भविष्य में किसान के साथ में किसी तरह का कोई नुकसान न हो पाए, इसको संरक्षित करने के लिए, किसान को ताकतवर बनाने के लिए कानून लाया गया। अब इसको लेकर के कितनी तरह की भ्रांतियां फैलाई गई कि किसान जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉरपोरेट हाउस उसको मजबूर करेगा कि तुमको ये उगाना पड़ेगा। आज ही मैं सुबह किसी एक मित्र का इंटरव्यू देख रहा था। भाई, किसान को कोई भी मजबूर तो तब करेगा जब आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे, पहली तो आपकी जो है इच्छा पर है कि कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट साइन करे या न करे। दूसरा विषय आता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इस कानून में तमाम तरह के उसको सुरक्षित करने के प्रावधान बनाए गए। और तीसरा विषय यह है कि जिसको लेकर के भ्रांति फैलाई जा रही है, जो आपने अभी चर्चा की कि उसकी ज़मीन चली जाएगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा उस दिन उल्लेख करते हुए कहा था कि अगर कोई दूध का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी भैंस को कोई कैसे लेकर के जा सकता है। इस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है उसकी लैंड किसी तरह से अटैच नहीं की जाएगी। अब उसको लेकर के बेजान जो है भ्रांति पैदा करके लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि लोग इस विषय को ठीक से समझते भी हैं और कुछ लोग जानबूझ करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनको इसे उल्टा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। शेख अब्बास साहब, एक आपने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब दूध का कॉन्ट्रैक्ट किया तो भैंस कौन लेकर जाएगा, लेकिन बयान इस तरह के भी आए कि जो आंदोलन में शरीक लोग हैं उनको खालिस्तानी तक कहा गया कि कुछ लोग जो हैं वो खालिस्तानी जो संगठन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं। एक बयान ये भी आया, कांग्रेस के एक सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो पंजाब में लाशें बिछा दी जाएंगी। तो जब हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं, 6 दौर की बातचीत हो गई है। कल एक संकेत मिला है कि 4 जनवरी को होने वाली आगे बातचीत में कुछ रास्ता निकल सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इतना लंबा ये खिंच क्यों रहा है मामला, कहाँ पे? एमएसपी की गारंटी वो चाहते हैं, ये कानून में पहले नहीं है। देखिए, मैंने अभी अपनी बातचीत में कहा कि ये इसलिए खींच रहा है क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए इसको खींचने की प्रयास कर रहे हैं, जानबूझ करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने रवनीत सिंह बिट्टू जी का उल्लेख किया, मुझे याद है लोकसभा में जो उन्होंने अपने इस बिल पर चर्चा के दौरान जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था किसान 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, 10 साल बाद में उसके इम्प्लीमेंट खत्म हो जाएंगे, उसका ट्रैक्टर नहीं रहेगा, वो खेती कैसे करेगा। मैंने उस दिन भी उनसे कहा था, बहस खत्म होने के बाद में मैंने उनसे कहा था कि मित्र, कानून को ठीक से पढ़ लिया होता तो शायद आपको ये बयान नहीं देना होता। कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहीं भी ये नहीं कहता है कि खेती किसान नहीं करेगा, खेती तो किसान को ही करनी है, उसी को करके अपनी उपज उगा करके मंडी में बेचना है या व्यापारी को बेचना है, उसकी जगह प्रोसेसर को बेचना। आज एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, 500 फार्मर्स इकट्ठे होकर के ये तय कर लेते हैं हम इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम करेंगे और वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अपन उनका एफपीओ के साथ में ही फार्मर ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हम अमुक चीज़ उगाएंगे और इस भाव पर खरीदी जाएगी। इसमें कहाँ जो है अंबानी और अडानी आ गए, कहाँ उसमें कॉरपोरेट घराने आकर के खेती करने लग गए। मैं फिर एक बार कहूँगा कि ये जो इस तरह की धमकी देने की बात करने वाले लोग या इस तरह की बातें करने वाले लोग,
ये बेजां अपने हितों के साधन के लिए किसान को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। शेखावत साहब, एक और बड़ी चुनौती जो आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई होती है कि पंजाब और हरियाणा में SYL का विवाद है, और वो इस समय सामने उभर कर इसलिए भी आया क्योंकि हरियाणा का आरोप है कि पंजाब ने उसका हिस्सा या हक मार के रखा हुआ है और वो हमको मिलना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि इसे भारत सरकार को वार्ता करके, सचिव स्तर पर वार्ता करके इसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। सचिव स्तर पर वार्ता भी हुई, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री दोनों को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके उनसे चर्चा करें। हमने 18 अगस्त को दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके इस विषय पर विस्तार से बातचीत की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस बात का भरोसा मुझे दिलाया था कि अगले आगामी 7-8 दिन में हम लोग साथ बैठेंगे, दोनों मुख्यमंत्री, और एक बार इस पर बैठ करके विचार करेंगे। मैंने उनसे उस दिन भी निवेदन किया था कि पानी का कोई पैमाना प्रकृति प्रदत्त वह चीज़ है, कितना हर साल आएगा इसका कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं हो सकता। कभी 20 BCM पानी आता है, कभी 16 BCM आता है, कभी 14 हो सकता है, कभी 12 भी हो सकता है, कभी शायद उससे भी कम हो जाएगा। प्रोराटा बेसिस पर जिसको जितना हिस्सा है उतना उसको मिलता रहेगा, ये कानूनन व्यवस्था है। लेकिन इसके कारण से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं रोकना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम बन जाए, जब ज़्यादा होगा तब तो कम से कम हम पानी को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। या तो समुद्र में बहकर जाएगा या पाकिस्तान बह करके जाएगा, इन दोनों परिस्थितियों से हम बदल सकते हैं। मुझे भरोसा दिलाया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के द्वारा कि मैं इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दुर्भाग्य से ठीक उसके बाद में मुझे और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों को ही कोरोना हो गया था। लेकिन आज तक, अगस्त से लेकर के आज तक, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसमें कोई पहल नहीं की है, बात आगे नहीं बढ़ी। तो आपको क्या लगता है कि वो ठंडे बस्ते में रखना चाहते हैं या फिर वाजिब हक देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इस रुकावट का समाधान निकालने की यदि उनकी मानसिकता होती तो शायद उन्होंने इसे आगे बात बढ़ाई होती। और जिस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने उसके बाद में दिए थे, वो स्टेटमेंट भी इस बात के गवाह हैं कि वो इसमें आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। मामला सर्वोच्च न्यायालय में, लेट द कोर्ट कंक्लूड इट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को ले चलेंगे बंगाल, जहां पर उनके पास जिम्मेदारी है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। कुछ एक विधानसभा के साथ साथ लोकसभा सीटों का जो दायरा होता है, तकरीबन 35 विधानसभा सीटें, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर सत्ता में आना है तो इन इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करनी होगी। फिलहाल ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। मैं हरियाणा पंजाब से आपको बंगाल ले चलना चाहता हूं कि आपकी पार्टी बड़ा दांव लगा रही है। आपके गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। नड्डा जी वहां पे आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जा चुके हैं। आपको भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि 5 लोकसभा हैं, तकरीबन 35 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, आपको लगता है कि आपके लिए फसल काटने का समय आ गया? देखिए, 2011 में कम्युनिस्टों के 34-35 साल के शासन के बाद में जिस तरह से गुंडा राज उस समय में वहाँ था, उसको बदलने की अपेक्षा कि बदल जाएगा, शायद हम इससे बच सकेंगे, की अपेक्षा के साथ में बंगाल की जनता ने बहुत बड़ी अपेक्षाओं के साथ में तृणमूल कांग्रेस को ममता दीदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। माँ, माटी और मानुष का नारा देकर के वो सत्ता में आए थे। लेकिन आज अगर बंगाल में जाकर के हालात को धरातल पर देखा जाए, न बंगाल की माँ के साथ में माँ बहनों के साथ में न्याय हुआ, न बंगाल की माटी के साथ में, और न ही बंगाल के बंगाली भद्र लोग या भद्र पुरुष, उनके साथ में ही कोई इस तरह का न्याय हो पाया। जो
भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण पिछले 10 साल में टीएमसी की सरकार के समय में हुआ, और राजनीति का अपराधीकरण जो परंपरा कम्युनिस्ट सरकार के समय में थी, उसको और अधिक ऊंचाई तक जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की पार्टी उनकी सरकार लेकर के गई है, और उससे भी बड़ा विषय कि जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का राजनीतिकरण हुआ, ये तीनों ही दोष बंगाल की जनता अब समझ चुकी है, इन सब से उकताई हुई है, और बंगाल की जनता अब की बार बड़े परिवर्तन का मानस बना चुकी है। मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में वहां सरकार बनाएगी, हम 200 के पार जाएंगे। लेकिन शेखावत साहब, जहाँ तक मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, वो कहती हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जो आपकी पार्टी के महासचिव हैं और जो वहाँ के इंचार्ज भी हैं पार्टी के, कहते हैं कि ये गुंडों के साथ गुंडों की फौज लेकर आए हैं, गुंडागर्दी आप लोगों ने शुरू की। दूसरी टिप्पणी उनकी है कि गवर्नर जो है वो पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तीसरा ये कि आप वहाँ की लोकल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आप लोग अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। अगर वो ना माने तो सीबीआई है, ईडी है और आपकी बाकी एजेंसियाँ उनके पीछे लग जाती हैं, आईटी। 400 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिछले 10 साल में हत्या हुई, हजारों कार्यकर्ताओं के घर बार तोड़ दिए गए, हजार कार्यकर्ताओं को निरपराध जेलों में ठूंसा गया, पुलिस कस्टडी में उनको यातनाएं दी गई, हजारों कार्यकर्ताओं का अब के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार हुआ है, उनको पीटा गया, उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए। इतना सब हो जाने के बावजूद क्या ममता जी को ये सब टिप्पणियां करने का अधिकार शेष बचा है? अपने गिराबान में झांक करके देखना चाहिए, अपने व्यवहार में झांक करके देखना चाहिए। बंगाल में जिस तरह की अराजकता की स्थिति है, जिस तरह का भय, भूख और भ्रष्टाचार का शासन है, जिस तरह का डर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, धरातल पर जाकर के देखिए जनता उस डर के माहौल से निकलने के लिए कितना छटपटा रही है। मुझे लगता है कि ये सब विषय जो हैं अपने विफलताओं और अपनी क्रूरताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विषय खड़े किए जाते हैं। लेकिन ममता तो चुनौती ये दे रही हैं, कह रहे हैं कि आप सपने देख रहे हो सरकार बनने के, 30 सीटें तो जीत कर बता दीजिए बंगाल में, ये चुनौती है उनकी। अभी 4 महीने शेष हैं। ये छटपटाहट अपने आप में दिखाती है कि उनकी धरातल जो है वो समाप्त हो गया है। लेकिन शेखावत साहब, जिन लोगों पर आपकी पार्टी ने कहा कि ये इनकी सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, इनकी सरकार के नेता भ्रष्ट हैं या इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है, वही नेता कई मामलों में फंसे हुए, उन पर ईडी का मामला दर्ज है, उन पर सीबीआई के मामले दर्ज हुए और वो आपकी पार्टी में आ गए, तो वो पाक साफ हो जाएंगे? पहले इसकी मुझे लगता है कि एक बार ठीक से विस्तृत जांच करके पड़ताल कर लेनी चाहिए कि हमारे साथ कौन लोग हैं और उनके ऊपर क्या विषय पेंडिंग है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर वहाँ किस तरह के मामले पेंडिंग हैं। ये दोहरी नज़र से मुझे देखना है, मुझे लगता है कि देखने की आदत को छोड़ना और बदलना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में जो टकराव है, गवर्नर कहती हैं कि ये केंद्र के इशारे पर सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और आपकी मुलाकात भी पिछली बार गवर्नर साहब से हुई थी पिछली यात्रा में, ममता बनर्जी ने उनको हटाने की मांग की है वहाँ से। देखिए, गवर्नर संवैधानिक पद है और राज्य के हालात पर नज़र रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। बंगाल में जैसा मैंने कहा, जिस तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है, बंगाल में जिस तरह से लॉलेसनेस की स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है गवर्नर अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे हैं, और उसको लेकर के इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां करना और इस तरह की बातें करना, ये अपने आप में इस बौखलाहट को दर्शाता है कि उनकी राजनीतिक धरती जो है वो समाप्त हो चुकी है, हिल चुकी है। आपके मंत्रालय से जुड़ी कई योजनाएं हैं, आप फरक्का बैराज भी गए थे, आपने वहाँ पे कहा कि राज्य सरकार जो है राज्य के 4 करोड़ जो लोग हैं उनको 80 केंद्रीय परियोजनाओं से वंचित कर दी है, केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। बिल्कुल, मैं आपको उससे भी आगे ले जाना चाहता हूँ। आप शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बंगाल में फरक्का ये जो बराज प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ लॉलेसनेस की, जो मैंने बात की। 2500 मकान भारत सरकार के वहाँ कॉलोनी में बने हुए हैं, और उन 2500 मकानों में से 1600 से ज़्यादा मकानों में अवैध रूप से अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं। लोगों ने कब्जा किया और गुंडागिरी के आधार पर कब्जा किया, धमका करके, हमारे अधिकारियों को धमका करके उनके घर खाली करा करके उन पर कब्जा कर लिया।
और जब हमारा जो जनरल मैनेजर या हमारा अधिकारी पुलिस में कंप्लेन लेकर के जाता है, पुलिस उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मान करके सिर्फ रोजनामचे में दर्ज करके उसको कागज पकड़ा देती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार की संपत्ति की रक्षा का दायित्व वहाँ क्या वहाँ के प्रशासन का नहीं, या भारत सरकार की रक्षा संपत्ति को के ऊपर अपने आपराधिक तत्वों के माध्यम से इस तरह से कब्जा कराने का उन्होंने ठेका ले रखा है। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि बंगाल के 4 करोड़ लोगों को मरहूम किया गया है, देश की सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से मरहूम किया गया। आज अभी पिछली 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप ही ने जिक्र किया, एक बटन दबाया और देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए। बंगाल के 70 लाख किसान इसके पात्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों बंगाल के किसान के बेटे के मुंह का निवाला छीना गया, क्यों उसे 2,000 करोड़ रुपए से महरूम किया गया, और बंगाल के किसानों का 70 लाख किसानों को 2,000 मतलब 1,400 करोड़ रुपए होते हैं। अगर पिछले 4 किस्तें जो अब तक गई है अगर उनकी भी कैलकुलेशन करें तो लगभग 5600 करोड़ रुपए, 5,600 करोड़ रुपए किसान के खाते में, किसान के घर में जाने चाहिए थे, उससे क्यों उनको महरूम किया गया। बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए, अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए, अपने बीमार बच्चों के इलाज के लिए, अपने इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। किस डर से, किस कारण से बंगाल के लोगों को इससे महरूम किया गया? इन सब विषयों पर हमको विचार करना पड़ेगा, इन सब विषयों को देखना पड़ेगा, और जनता निश्चित रूप से इन सब विषयों को देख रही है, बंगाल की जनता भी देख रही है, और इसीलिए परिवर्तन का मानस बनाया। लेकिन चेहरा ममता बनर्जी एक तरफ हैं, आपकी पार्टी में चेहरा प्रधानमंत्री हैं, तो स्थानीय स्तर पर कोई नेता आपके पास है जिसका चेहरा आगे करेंगे, या आपकी पार्टी कहती है हम संगठन से लड़ेंगे, जब समय आगे तब तय कर लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां हमने पहली बार सरकार बनाई है, चुनाव लड़े हैं, पहली बार सरकार का चेहरा लेकर के हम सरकार बनाने के लिए हम कामयाब हुए हैं, हमने कभी पहला चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। जहां लगातार जीतते रहे वहां पहले से स्थापित नेता हैं। आज गुजरात में जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे 14 साल में, तब उस चुनाव में हमको ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हमारा चेहरा कौन होगा। मध्य प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा था तो हमारा चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं थी कि हमारा चेहरा कौन होगा। इसलिए पहली बार जब चुनाव लड़ा, ये हमारी परंपरा नहीं है कि हम पहली बार सरकार जब बनाने की दिशा में जा रहे हैं तब हम पहले से कोई चेहरा डिक्लेयर करें। जब सरकार बनेगी निश्चित रूप से तय होगा, निश्चित रूप से सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि ममता दीदी के सामने भी बंगाल की धरती में जन्म हुआ बेटा चुनाव लड़ेगा, और बंगाल का मुख्यमंत्री भी बंगाल की धरती पर पैदा हुआ बंगाल का ही बेटा बनेगा। लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दल जो हैं, लेफ्ट पार्टीज ने हाथ मिला लिए, तो ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपको लगता है कि मुकाबला मजबूती से आपकी पार्टी लड़ पाएगी, या फिर वो वोट बंटने के खेल में आपको ही फायदा होने वाला? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, मुकाबला बहुत रोचक होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब मैं आपके गृह राज्य चलता हूँ, वहाँ पर भी यही समस्या आ रही है कि आप लोग कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की है तो वो मदद नहीं करती है या विकास, आप लोग बल्कि ये आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार बन गया है, और यही आरोप कांग्रेस आप पर लगा देती है कि आपकी जहाँ सरकार है वहाँ पर भी भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, मैं 2 विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार हर पैरामीटर पर फेल हुई। किसानों के साथ जो वादा राजस्थान की सरकार ने कांग्रेस पार्टी ने सरकार में आने से पहले किया था, आज प्रदेश का किसान जानता है उसके साथ में धोखा हुआ है। चाहे वो ऋण माफ़ी की विषय हो, चाहे किसानों के बिजली का खर्च न बढ़ाएंगे, बिल न बढ़ाएंगे, उसका विषय हो। युवाओं के साथ में धोखा किया। ये वादा किया गया था हम युवाओं को जो है स्टाइपेंड देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक किसी को नहीं मिल पाया। हर जो है वादे पर विफल रहने के साथ साथ में राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की दुर्दशा हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि राजस्थान में इस तरह से गैंगरेप की घटनाएं हों, महिलाओं के प्रति इस तरह से अत्याचार अपराध बढ़े, और उसके साथ साथ में उन सब को ढकने के लिए सरकारी तंत्र जो है और या सरकार मिलकर के प्रयास करे, उनको छुपाने के लिए प्रयास करे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अपराधी इतने बेखौफ हो जाएं कि थाने में से आप जो है अपने अपराधी साथियों को छुड़ा करके ले जाएं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई देखती रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ था
कि दसियों की संख्या में पुलिस कर्मियों की नशंस हत्याएं बजरी माफिया द्वारा कर दी जाए और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनती हुई देखती रहे। इन सब फेलियर्स के साथ साथ में सरकार के तमाम भड़काने के प्रयासों के बावजूद भी राजस्थान की जनता ने अभी हुए वर्तमान के पंचायती राज चुनाव में, और विशेष रूप से पंचायती राज जब चुनाव है तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, मतलब किसान पृष्ठभूमि के लोग, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खेती पर के काम पर निर्भर लोग ही उसमें मतदान कर रहे थे। 2.5 करोड़ लोगों ने मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि राजस्थान में परंपरागत रूप से 5 साल में सरकारें बदलती है। जब जिस पार्टी की सरकार होती है उस प्रदेश में उसी पार्टी की स्थानीय निकाय के चुनाव वही पार्टी जीतती है। लेकिन कांग्रेस की सरकार होते हुए भी परंपरा के विपरीत प्रदेश के किसानों ने, प्रदेश के ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा विजयी बनाया। 21 स्थानों पर हुए चुनाव में से 14 जगह, 2/3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी परंपरा के उलट केवल 4 जगह पर सिमट करके रह गई। ये इस बात का प्रमाण है कि ये राजस्थान की सरकार जनता के दिल से बाहर निकल चुकी है, केवल अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है। लेकिन शेखावत साहब, आरोप ये भी लगते हैं कि बीजेपी जहां सरकार नहीं बना पाती वहां खेल बिगाड़ देती है। हमारा खेल नहीं बना, हम दूसरे का बिगाड़ देंगे। और चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान में भी आरोप ये लगे कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की, उसमें आपको भी टारगेट किया गया कि आप इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो सुबह 4 बजे शपथ कहीं नहीं देखी गई थी हिंदुस्तान में, वो आपकी पार्टी ने करा ली। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से टूट करके आई और जिस तरह से विघटन हुआ कांग्रेस पार्टी में, वो हम सबके सामने है। लेकिन उसके बाद में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरह से सुशासन के नाम पर आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सरकार को समर्थन और मत दिया, ये इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश की जनता भी अपने को अपने साथ धोखा हुआ है ऐसा महसूस कर रही थी। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, जब राजस्थान में राजनीतिक संकट पिछले महीनों में जब उत्पन्न हुआ था, अनेक तरह के लांछन लगाए गए, हमारे ऊपर दोष लगाया गया, माननीय गृह मंत्री जी का नाम लेकर के उनको ऊपर कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं ऐसा कहा गया। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 10 बार मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि हमारे 10 बार क्या 30 बार, 30 दिन में 30 बार ये बात कही होगी कि हमारे विधायकों को जो है बंधक बना करके रखा गया है, उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए हैं, उनके जो है बाउंसर्स उनके साथ लगा दिए गए हैं, उनको टेलीफोन पर बात करने नहीं दी जा रही है। लेकिन 30 दिन से भी ज़्यादा, 1 महीने से भी ज़्यादा समय बाद में जब वो संकट समाप्त हुआ, मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके एक भी विधायक ने आकर के थाने में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया कि मेरे साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार जो है या इस तरह से हमको हॉस्टेज बना करके, बंधक बना करके रखा गया था। एक भी राजस्थान के विधायक ने, जो इनके 19-20 लोग जो थे, उन्होंने आकर के इसके बारे में मीडिया में स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। इसके उलट उन्होंने आकर के कहा था कि हम अपनी मर्जी से अपने आला कमान को अपनी बात करने के लिए आए थे, हमको समय दिया, हमारी बात हो चुकी है, अब हम वापस जा रहे। जब अपने घर के विग्रह को, अपने घर की लड़ाई को दूसरे के सिर पर मढ़ने का ये प्रयास अब तो जनता के सामने स्पष्ट हो गया। नहीं, मध्य प्रदेश में तो आपने सिद्धिया जी को अपनी पार्टी में ले लिया, राज्यसभा दे दी उनको, और कहा यह गया कि जो ज़मीनों का विवाद था या जो सरकारी ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा किया था उससे बचने के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। एक ही आरोप लगा, क्या राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस मुख्यमंत्री का जो विवाद था उसमें आप लोगों को कामयाबी नहीं मिली या सचिन पायलट को लाने में कामयाबी नहीं मिली? मैंने कहा ना कि हम तो कहीं पिक्चर में ही नहीं थे। झगड़ा पति पत्नी का और दोष पटवारी का ऐसा कैसे हो सकता है? झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी और पायलट साहब के सामने जो बीच में जो झगड़ा है वो तो चुनाव होकर रिजल्ट आया था उसके दिन से ही चल रहा है। इस विग्रह को सब लोग जानते हैं। पार्टी 2 वर्टिकली डिवाइडेड है, 2 कैंप में बटी हुई है। विधानसभा में एक दूसरे ग्रुप के मंत्रियों को निपटाने के प्रयास हम सब ने देखे, उसके बाद में भी इस तरह के प्रश्न करना, मुझे लगता है कि इन प्रश्नों में भी अपने आप में राजनीति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। किससे डर लगता है? गहलोत साहब से डर लगता है, वसुंधरा जी से डर लगता है, अमित शाह से डर लगता है, प्रधानमंत्री से डर लगता है? किसको? आप मुख्यमंत्री को राजस्थान के?
या शेखावत साहब से डर लगता है? मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री को उनकी विफलताओं के कारण उपजीवी जनता की नाराजगी से भय लगता है और उनको इस बात की जानकारी है कि राजस्थान की जनता उनको नकार चुकी है। जैसा मैंने कहा कि सरकार लोगों के मन से निकल गई है, केवल अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है। उनकी चिंता तो ये है कि आपको जल शक्ति विभाग सौंपा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन आप सारी शक्ति जो है राजस्थान में लगा देते हैं उनकी सरकार को गिराने के लिए। मैं तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर घर तक नल और नल में जल ये पहुंचे इस संकल्प के साथ में कि 2024 तक इसे पूरा करेंगे, इसके लिए काम कर रहे हैं। 2024 तक इस लक्ष्य को लेकर के हमने देश की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब काम करना प्रारंभ किया, 2019 में हम 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घर तक पहुंचे हुए थे। केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। शेष घरों की माताओं बहनों को सिर पर पानी उठा करके लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी जी ने जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं कि लगभग 15 महीने का समय बीतने के बाद में तमाम विपरीत परिस्थितियां, पहला साल था, कोरोना की आपदा थी, इसके बावजूद भी हम लगभग 3 करोड़ का आंकड़ा छू पाए। आज मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं कि गोवा 100% जो है वो ऐसा राज्य हो गया जहां हर घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। अनेक ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अभूतपूर्व प्रगति की है। तेलंगाना 99% पर से ऊपर पहुंचा है। गुजरात ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा डन एक्सेप्शनली वेल। उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। कर्नाटक में काम ने गति पकड़ना प्रारंभ किया है। महाराष्ट्र में काम गति के साथ में हो रहा है। मुझे जब दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि बंगाल का साझीदार अगर इस काम में कोई नीचे के पायदान पर है तो वो मेरा प्रदेश राजस्थान है। पहले वर्ष में जितना धनराशि भारत सरकार ने मुहैया कराई थी, आज तक उसका भी पूरा जो है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाया। उसके कारण से दूसरे साल की राशि लेने की पात्रता भी राजस्थान अर्जित नहीं कर पाया। जो वृद्धि उसके बाद में की गई 32% से 42% जो है वो डिस्पेंसिंग राज्य सरकारों को की जाने लगी। उसके बाद में केवल नॉर्थ ईस्टर्न और जो है हिली स्टेट्स को ही 90% ग्रांट मिलती है, बाकी किसी को नहीं मिलती, किसी मैदानी राज्य को नहीं मिलती। जब 50% ग्रांट, जो काम राज्य सरकार को करने का है उस काम को करने के लिए 50% ग्रांट भारत सरकार दे रही है, तब तेलंगाना करता है, मध्य प्रदेश करता है, महाराष्ट्र करता है, गुजरात करता है, हरियाणा करता है, आंध्र प्रदेश करता है, सारे प्रदेश करते हैं, तब क्यों कर राजस्थान नहीं कर पाता है? तो आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार नाकाम है केंद्रीय परियोजनाओं का फायदा उठाने में? निश्चित रूप से। हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आंकड़े आपके सामने हैं कि जो टारगेट उनके सामने रखा गया था, केवल राजस्थानी में बंगाल की भी बात करूंगा, 30 लाख कनेक्शन उनको इस पिछले साल का टारगेट था। उसके लिए पैसा भारत सरकार ने दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 30 लाख में से 4,890 कनेक्शन केवल कर पाए। राजस्थान के हालात भी लगभग ऐसे ही हैं। जो टारगेट उनके पास में था उस टारगेट का 10% भी अचीव नहीं कर पाए अभी तक। मैं एक जनरल बात करूं तो कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो विपक्षी राज्य हैं, चाहे वो ममता बनर्जी का राज्य हो या और भी राज्य हैं, चाहे वो उड़ीसा में है, तो उनको सेंट्रल जो असिस्टेंस होता है या उनका जो वाजिब हक होता है जीएसटी का हिस्सा, वो भी नहीं मिल पाता है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तो कहते हैं कि हमको किसानों की धान खरीदने के लिए बारदाना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो इतना अन्याय क्यों विपक्षी राज्यों के साथ? मुझे लगता है कि ये इन जो बात आप कह रहे हैं, इन बात का कोई धरातल नहीं है। माननीय मोदी जी ने देश के सामने 2014 में परिकल्पना दी थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आज भी हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कि हम टीम इंडिया की तरह काम करेंगे, इसी भावना के साथ में काम कर रहे हैं। कागज उठा करके देख लीजिए, एक भी उदाहरण आप इस तरह के भेदभाव का नहीं बता सकते, एक भी। बट जीएसटी राजस्थान की सरकार को मैं फिर कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पैसा जो राजस्थान जो है वो राजस्थान की सरकार को इस जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया देश में, यदि किसी एक प्रदेश को दिया गया, लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार उसे खर्च नहीं कर पाई। खर्च करना, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, इस राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार को ही करना है। जहां तक जीएसटी का प्रश्न है, 0 बकाया है जीएसटी का कम, जो भारत सरकार को जो हिस्सा देना है उसमें एक भी पैसा बकाया नहीं है। एक और बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नमामि गंगे। गंगा की सफाई
तकरीबन 120 प्रमुख शहर हैं जहां पर गंगा में प्रदूषण आता था, जहां से पहले उमा भारती रही हैं, फिर गडकरी जी ने ये कमान संभाली, और अब आपको लगता है कि क्या रफ्तार सही है आपके नेतृत्व में? देखिए, 1985 से प्रयत्न प्रारंभ हुआ। 1985 से लेकर के 2014 तक माननीय मोदी जी की सरकार बनने से पहले तक टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह कुछ काम हुए, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रहे, कुछ बन गए तो वो ऑपरेट नहीं हो पाए, मेंटेन नहीं हो पाए, इसके कारण से बंद हो गए, परिणाम नहीं आया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने मिशन मोड में काम करना प्रारंभ किया। आज मैं खुशी के साथ में कह सकता हूं कि 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो हम पूरी कर चुके हैं या पूरी होने के कगार पर है। और मैं आज एक बात और खुशी के साथ में आपके साथ में कह सकता हूं, विद ऑल एविडेंसेस बात कर सकता हूं कि उद्गम स्थल से लेकर के और महाप्रयाण स्थल तक कुछ 1-2 स्ट्रेचेस ऐसे हैं जहां अभी कुछ काम करना शेष है। बाकी सब जगह जिस पानी की गुणवत्ता की एक नदी से अपेक्षा है, वो गुणवत्ता का पानी गंगा नदी में थ्रू टू थ्रू बहता है। और मैं आज आपको एक बात और विश्वास के साथ में कह देता हूं कि देवप्रयाग से लेकर के या गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार तक कुंभ आने वाला है, एक भी बूंद रॉ सुवेज अनट्रीटेड गंगा नदी में नहीं जाए। हम इसको इंश्योर कर चुके हैं और आगे भी मेंटेन करेंगे। और मैं आपको एक बात और अधिकारपूर्वक कह रहा हूं कि कुंभ के समय जब आप जाएं तो गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक जहां भी आपको अवसर मिले, उठा करके आचमन करिएगा। आपकी सेहत को कोई भी खतरा नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, एक पत्रकार होने के नाते, एक प्रमुख मीडिया संस्थान होने के नाते, कि आपके जो एफर्ट हैं, आपकी सरकार के जो एफर्ट हैं, और भी जो लोग सहयोगी आपके साथ जुड़े हैं, चाहे वो NGOs हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर लोग जुड़े हैं, हम इस एफर्ट को जरूर देश की जनता के सामने लाएंगे। और जी मीडिया नमामि गंगे की जो मुहिम है सरकार की, उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, और हम वायदा करते हैं कि हम जरूर ये पूरी जनता को भी दिखाएंगे। शेख अहमद साहब, एक सवाल और है, गहलोत साहब को डर लगता है आपसे, तो ये माना जाता है कि जिस नेता से ज़्यादा डर लगे, क्या वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, या सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि आप ही उनकी सत्ता को हिलाने की कोशिश करते रहते हैं? तो आप दौड़ में हैं? मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को इस तरह की लक्ष्य के साथ में काम करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ये बता सकता हूँ कि मैं केवल आज के लिए जीता हूँ, और आज अपने जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ कर सकता हूँ केवल उसी तक अपने आप को के सीमित करके काम करता हूँ। मेरी जितनी वय है 52 साल, माननीय गहलोत साहब की उतनी ही राजनीतिक वय है। वो मुझसे बहुत अनुभवी हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी रखते हैं, और राजनीतिक सोच भी शायद मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनके पास में होगी। मुझे तो उनके भय का कोई कारण नज़र नहीं आता, सिवाय इसके कि जनता, वो इस बात को जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि जनता उनको और उनकी पार्टी दोनों को राजनीतिक रूप से नकार चुकी है। लेकिन आप पर इतने हमले क्यों? पहले आपका ऑडियो का मामला उठा दिया जाए, या आपके खिलाफ एजेंसियां लगा दी जाएं, या राज्य स्तर पर कोशिश हो कि आपको रोका जाए, या फिर आपके परिवार को भी घसीट लिया जाए, चाहे वो हाई कोर्ट का नोटिस हो या कुछ भी, तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में आप ही उनको खतरा नजर आ रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा स्नेह है, और मैं तो इस स्नेह के लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जल शक्ति की ताकत का इस्तेमाल हो, और जगह जगह उन्होंने कोशिश की है, चाहे वो हाल के दिनों में हमने देखा कि बनारस से भी एक नई शुरुआत उन्होंने की थी, तो आपको लगता है कि ये देश में नई क्रांति होगी आगे चले? रोड भी हमने देखी, रेल भी देखी हमने, हवाई जहाज भी देखे, लेकिन ये जल शक्ति की उतनी शक्ति नहीं दिखाई दे रही थी। देखिए, ऐसा है, जल हमारे जीवन का आधार है, ये निर्विवाद रूप से सत्य है। ये भी सत्य है कि दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा भारत में है, लगभग इतना ही कैटल पॉपुलेशन भी भारत में। ये भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि दुनिया का जितना पोर्टेबल वाटर है, जितना पीने योग्य पानी है, स्वच्छ पानी है, उसका केवल 4% हिस्सा ही हमारे पास में है। 18% आबादी, 18% पशु आबादी के सामने केवल 4% पानी है। इसलिए आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों में को हम ठीक भविष्य, जल समृद्ध देश दे पाएँ और जल समृद्ध से सुरक्षित भविष्य दे पाएँ, ये नितांत आवश्यक था।
हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो है डिपेंडेबिलिटी अंडरग्राउंड वाटर पर सबसे ज़्यादा है। हम दुनिया का सबसे ज़्यादा ज़मीन से पानी निकालने वाला देश हैं। दूसरे और तीसरे पायदान पर अमेरिका और चाइना आता है, वो दोनों कुल संयुक्त रूप से जितना पानी निकालते हैं उससे 1.5 गुना पानी हम अकेले निकालते हैं। और उसी का कारण है कि हमारे भूगर्भ जल स्रोतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे जल स्रोत जो है इन्फिनिट नहीं है, अल्टीमेटली वो उनकी एक लिमिट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी सोच के साथ में कि जल जैसे महत्वपूर्ण विषय को एक छत के नीचे एक साथ इंटीग्रेटेड रूप पर उस पर विचार हो, उस पर प्लानिंग हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि हम देश को अनेक वर्षों तक, अनेक दशकों तक, शताब्दियों तक जल समृद्ध बनाए रख सकें। इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए इस जल शक्ति मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय के रूप में बनाया गया और पानी के सारे एस्पेक्ट्स पर एक साथ हम काम करें, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारंभ किया है। अब तक इस देश में हमने केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात करी, पानी कहाँ से आएगा, कहाँ बांध बनाया जा सकता है, कहाँ से पानी और लाया जा सकता है, ज़मीन का पानी कहाँ खोजा जा सकता है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अब डिमांड साइड पर भी साथ ही साथ में प्रबंधन के लिए काम किया है। कैसे पानी बचाया जा सकता है, भूगर्भ के पानी को कैसे वापस जल समृद्ध किया जा सकता है, कैसे भूगर्भ जल का पुनर्भरण किया जा सकता है, वर्षा के बाद पानी का कैसे संचय किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अनेक अनेक अवसरों पर इन सारे विषयों पर देश में जन जागरण का काम किया है, क्योंकि ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय में सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब ये एक जन आंदोलन का स्वरूप लें, और जल का आंदोलन जन जन का आंदोलन बनाने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। मेरा एक आखिरी सवाल यह है कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का संकेत दिया, इशारा किया कि पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाला पानी है वो बहुत बर्बाद भी होता है, रावी हो, व्यास हो, सतलज हो, और जो चाइना की तरफ से जो इस तरह से डैम बड़े बड़े बनाने की बात हो रही है, तो कई बार आपको लगता है कि वो एक तरह से सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपसे एक राजनेता के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारी कितनी बड़ी चिंता है कि हमारा पानी अपने देश में इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान की तरफ चला जाए और चाइना वहाँ से हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी नदियों का बंटवारा हुआ। झेलम, चेनाब, सिंधु, ये तीनों नदियाँ जो पश्चिम की तरफ बहती थी वो पाकिस्तान को मिली, रावी, ब्यास, सतलज तीनों हमें मिला। अब ये मैं प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहता कि उस समय क्यों करके देश के हितों के साथ समझौता किया, 20% हिस्सा गया था, हमने 68% पानी क्यों पाकिस्तान को दिया, इन विषयों को अभी मैं छोड़ दूँ। लेकिन हमारी नदियों का पानी भी कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण से, कुछ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कई बार पाकिस्तान में जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ऐसी सहायक नदियां रावी की जिनका पानी अनटैप्ड पाकिस्तान में जाता है, उस पानी को, उन नदियों को बांध बना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, उनके पानी को भारत की भूमि पर भारत के किसान के उपयोग के लिए, भारत के लोगों के पीने के पानी के उपयोग के लिए लाया जाना, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है और शीघ्र ही इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक भी बूंद भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में नहीं जाए। जहाँ तक चीन का विषय है, आपने भी कहा, भारत सरकार इन सारे विषयों के प्रति सावचेत है, हम जागरूक हैं और भारत के जल भंडारों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए मैं कहीं भी चूक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के होते हुए हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि दोहा तो हमने सुना है, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में था, और आज का संदर्भ जो मंत्री जी ने विस्तृत तौर पर बताया कि पानी कितना अहम है, चाहे वो सियासत का पानी हो या वाकई जल ही जीवन जिसकी बात हम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि नमामि गंगे जैसे मिशन, सरकार जो मिशन मोड में काम कर रही है, वो कामयाब होंगे और हम सब मिलकर उसमें सरकार की मदद भी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।